गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और मुझे लीव लेनी पड़ी थी इस वजह से, बट कोई बात नहीं, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करंट अफेयर्स कल के इंपॉर्टेंट हैं उनको आज हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई देंगे, साथ ही जो पुराने करंट अफेयर्स को हम रिलेट करते हुए आगे चलते हैं उस फॉर्म में हम लोग कल के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या पुराने जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर? खैबर किस कंट्री की मिसाइल है, आपको ये बताना है। तो खैबर एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान कंट्री की और इसकी पोटेंशियल रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर्स तक। हाल ही में इसको ईरान ने टेस्ट फायर किया है और ये जो मिसाइल है ये केपेबल है 2000 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंचने में और साथ ही अपने साथ वॉरहेड ये कैरी कर सकती है अप टू 1.5 मेट्रिक टन्स ऑफ वेट, ठीक है। और फिलहाल यूएस ने क्लेम किया है कि ये जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस थ्रेट हो चुका है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि खैबर मिसाइल कौन सी कंट्री की है, तो आंसर है ईरान। इसके फीचर्स में ये बात भी याद रखिएगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स चलिए रिवाइज करते हैं। कुछ इंडियन नेवी शिप्स एक बार देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी ने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है सी ट्रायल्स ऑफ 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75, जिसका नाम क्या था, INS बख्शीर, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 में टोटल 6 शिप्स आती हैं और इनके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो जिन जिन लोगों को यहाँ पे याद है वो रेस्ट 5 शिप्स के नाम कमेंट्स में प्लीज मेंशन करेंगे, जिससे कि जिन लोगों को नहीं याद है वो कमेंट्स में जाके उसको एक बार पढ़ सकते हैं और फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा INS मोरमुगांव ने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है अपना पहला फायरिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज है जो आजकल न्यूज़ में थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये कंडक्ट हुई है, इसका नाम है समुद्र शक्ति, ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज न्यूज़ में आ जाती है उससे 2 चीज़ें आपसे एग्जाम में यूजुअली पूछी जाती हैं कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है या फिर उसके लिए वेन्यू क्या है। तो समुद्र शक्ति याद रखिएगा 2 कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में INS कवरती गई थी पार्टिसिपेट करने, फाइन। फिर एक और मिसाइल है जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। ये यूके कंट्री की है और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि यूके ने डिसाइड किया है कि वो इस मिसाइल को यूक्रेन कंट्री को देंगे जिससे कि जो यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो मजबूत हो सकें अगेंस्ट द इन्वेडिंग रशियन फोर्सेस, ठीक है। फिर एक और शिप है जो कुछ दिनों पहले डिकमीशन हुई है, इसका नाम है इंडियन नेवी शिप मगर, ठीक है। और ये डिकमीशन हो गई है आफ्टर प्रोवाइडिंग 36 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द इंडियन नेवी, फाइन। तो ये कुछ डिफरेंट शिप्स हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज सेट टू लॉन्च कावेरी 2.0 वेब बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन? कौन सी सिटी है जो लॉन्च कर रही है कावेरी 2.0 को, जो कि एक वेब बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है? तो इस एप्लीकेशन को रोल आउट किया जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इन ऑल द 43 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस, कहाँ पे, बेंगलुरु सिटी में, ठीक है। तो आउट ऑफ 256 ऑफिसेस कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अब तक लॉन्च कर चुकी है इस एप्लीकेशन को अपने यहाँ के 165 ऑफिसेज में इन टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट, फाइन। तो याद रखिएगा कावेरी 2.0 एक तरह का वेब बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है और इसको लॉन्च किया है बेंगलुरु सिटी ने। अराकू वैली कॉफी which was seen in the news recently is from which Indian state? अराकू वैली कॉफी जो है किस स्टेट को बिलोंग करती है, आपको ये बताना है। तो ये कॉफी है आंध्र प्रदेश स्टेट की और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इसने रिसीव किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट फ्रॉम अपेडा, ठीक है। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और याद रखिएगा ये जो सर्टिफिकेट है ये अपेडा ही देता है, ठीक है। तो कॉफ़ी के अलावा पेपर को भी ये सर्टिफिकेट जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है एक तरह का उसको दिया गया है और कॉफ़ी और पेपर दोनों चीज़ों को
प्रोक्योर करती है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन, किससे? फ्रॉम द ट्राइबल कॉफी फार्मर्स ऑफ चिंतापल्ली डिवीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा अराकू वैली कॉफी आंध्र प्रदेश की है और किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि इसने रिसीव किया है अपेडा का नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट। फाइन, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जिनको हाल फिलहाल जीआई टैग मिल चुका है। तो इसमें फर्स्ट नाम है मॉरल मशरूम का। ठीक है, ये एक मशरूम की वैरायटी है जो कि बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर को और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर से एक पेंटिंग भी है जिसको कुछ दिनों पहले जीआई टैग मिला है, इसका नाम है बसोहली पेंटिंग। इसके अलावा तमिलनाडु से 2 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग हाल फिलहाल दिए जा चुके हैं। फर्स्ट है इसमें मना मदुराई पॉटरी और सेकंड एक वैरायटी है ग्रेप्स की जिसका नाम है कम्बम ग्रेप्स। ठीक है, तो ये 2-3 महीने के अंदर ही ऐसा हुआ है, तो इस वजह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। कम्बम ग्रेप्स को भी कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग मिला है, तो जाहिर सी बात है पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। इसके अलावा लद्दाख की जो वुड कार्विंग्स हैं उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनको पिछले 2-3 महीनों में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स होम ग्रोन स्पेस रॉकेट नूरी? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अपना एक होम ग्रोन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है नूरी? तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया अपने इस होम ग्रोन स्पेस रॉकेट को और इसने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट को इसकी ऑर्बिट में। और 3 स्टेज का ये रॉकेट है जो कि 155 फुट टॉल है और इसने डिप्लॉय किए हैं अपने सभी पेलोड्स को उसकी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट्स में एज पर द कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि स्पेस एजेंसी है साउथ कोरिया की। ठीक है, तो याद रखिएगा नूरी रॉकेट जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करता है? साउथ कोरिया को। यहाँ पे अगर कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे हम तो इसमें फर्स्ट नाम है पोर्तुगल कंट्री का। किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में पोर्तुगल ने एक लॉ पास किया है अपनी कंट्री में जिसके बाद इन्होंने यूथनेशिया को अपनी कंट्री में लीगलाइज कर दिया है। फाइन, और इसी के साथ ऐसे लोग जो 18+ हैं अगर वो सफ़र कर रहे हैं किसी अनबियरेबल पेन की वजह से या फिर ऐसा पेन जो ख़त्म नहीं होने वाला लास्टिंग पेन है तो वो यूथनेशिया को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूथनेशिया क्या चीज़ है? इसमें बेसिकली किसी भी इंसान को मरने में हेल्प की जाती है ताकि वो जो पेन है उसका वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही केसेस में पॉसिबल होता है। लाइक कोई ऐसी बीमारी है अगर उस पर्सन को जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर वो यूथनेशिया को अडॉप्ट कर सकता है और ये उसकी चॉइस होती है। इसमें कुछ जो है रेस्ट्रिक्शन भी पोर्तुगल कंट्री ने लगाए हैं। लाइक ये जो लॉ है वो सिर्फ उनकी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के लिए है, वहाँ पे जो फॉरेनर्स रहते हैं उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसी के साथ पोर्तुगल वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिन्होंने यूथनेशिया को लीगलाइज किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही कम कंट्रीज हैं दुनिया में जिन्होंने इस प्रोसेस को अलाउ किया है अपनी कंट्री में, बाकी सब लोग ज़्यादातर नेचुरल डेथ में ही विश्वास रखते हैं। उसके बाद सेकेंड है शेंजू 16 मिशन। ये किस कंट्री का है? तो ये सब जानते हैं चाइना का है। हाल ही में चाइना ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। फिर थर्ड हम बात करेंगे आयरलैंड कंट्री की। आयरलैंड पहली कंट्री हो चुकी है पूरी दुनिया की जिसने अपने यहाँ पे अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि किसी भी तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर आपको हेल्थ वार्निंग लेबल्स लगाने ही लगाने होंगे। ठीक है, तो ऐसे करने वाली कंट्री आयरलैंड हो चुकी है। और फिपिक समिट भी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था। फिपिक समिट के लिए होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो वो थी पापुआ न्यू गिनिया। फिपिक का फुल फॉर्म क्या होता है? फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन समिट। ठीक है, याद रखिएगा इसके लिए होस्ट था पापुआ न्यू गिनिया। एज पर द नासाज स्पेसक्राफ्ट जूनो, लाइटनिंग इन विच प्लैनेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो नासा के स्पेसक्राफ्ट जूनो के मुताबिक कौन से प्लैनेट की लाइटनिंग है जो अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है? तो नासा के स्पेसक्राफ्ट जूनो ने एक नई ऑब्जर्वेशन हाल ही में रिवील करी है जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो जुपिटर की लाइटनिंग है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है अर्थ के लाइटनिंग से। ठीक है, दोनों ही प्लैनेट्स पे ब्राउनिश अमोनिया के क्लाउड्स मौजूद हैं जो कि वाटर से बनी हुई हैं और यही रीज़न है कि दोनों प्लैनेट की लाइटिंग काफ़ी हद तक सेम है। तो याद रखिएगा इनके मुताबिक जुपिटर और अर्थ की जो लाइटनिंग है वो सेम है। अच्छा, नासा हम जैसा कि जानते हैं कि फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में किसी न किसी वजह से बना ही रहता है। कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये अपने मीरी इंस्ट्रूमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों चर्चे में था और अगर किसी को मीरी का फुल फॉर्म पता है तो वो कमेंट्स में मेंशन करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे अगर तो इसका एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का है, तो याद रखिएगा ये नासा का है। फिर थर्ड न्यूज़ है क्रिस्टीना कोच के बारे में। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली वुमेन है जिन्होंने मून को सर्कल किया। और फोर्थ नाम है इसमें ब्रायना बर्नावी का। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल अरब एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल पोपो वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो वोल्केनो कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है, किस वजह से न्यूज में है। जाहिर सी बात है कोई भी वोल्केनो कब न्यूज में आता है, जब वो इरप्ट होता है। और हाल ही में ये प्लूम्स को उगलना चालू कर चुका है और ये सिचुएटेड है मैक्सिको कंट्री में। ठीक है, तो पिछले 70 सालों से या उससे भी ज़्यादा टाइम से ये डोरमेंट पड़ा हुआ था, लेकिन अभी इसने फिर से फ्यूम्स, ऐश और इनकैंडेसेंट रॉक वगैरह निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसी वजह से न्यूज़ में है। याद रखिएगा एल पोपो वोल्केनो कहाँ पे है, मैक्सिको में। कुछ और वोल्केनोज देखें जो आजकल न्यूज़ में थे पिछले 2-3 महीनों में। तो इसमें फर्स्ट नाम है माउंट मेरापी का। ठीक है, ज़्यादातर लोकेशन ही पूछी जाती है, तो माउंट मेरापी एक वोल्केनो है इंडोनेशिया में। फिर इसके बाद सेकंड है फ्यूजो वोल्केनो। ये कहाँ पे है? तो ये है ग्वाटेमाला कंट्री में। फिर इसके बाद थर्ड है किलाविया वोल्केनो और ये लाई करता है हवाई आइलैंड्स पे। ठीक है, फिर हवाई आइलैंड्स पे एक और है जिसका नाम है माउना ला। और माउना ला का स्पेशल फीचर क्या है? ये दुनिया का लार्जेस्ट वोल्केनो है। फाइन। उसके बाद एक लास्ट है माउंट एटना और माउंट एटला लाई करता है इटली कंट्री में। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एज पर द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2023 रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वर द विक्टिम्स टू रैंसमवेयर। इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने परसेंट इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो रैंसमवेयर की विक्टिम रह चुकी हैं कहीं ना कहीं। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 73% ऑफ इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो विक्टिम्स रह चुकी हैं रैंसमवेयर की। और फर्दर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 43% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको की सर्वे किया गया था। ऐसा पाया गया कि उनका डेटा इनक्रिप्ट था लेकिन स्टिल उन्हें रैंसम पे करना होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 73% ऑफ इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये विक्टिम पाई गई कहीं ना कहीं रैंसमवेयर की। कुछ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स अगर हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोजी कोडे का। किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में इसको रिकॉग्निशन मिल चुका है इन द प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023। ठीक है, ये जो है इंस्टीट्यूट ये अमंग द टॉप 4 स्कूल्स में आ गया है इंडिया के। ठीक है, और इसकी रैंकिंग थी 72। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि मुंबई की रैंक 6th है इन द एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 सिटीज ग्लोबली। और ये रिपोर्ट किसकी है? नाइट बैंक की। फिर इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के बारे में पढ़ा था और इसमें कर्नाटका जो है वो डिक्लेयर हुआ है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। राइट, और कर्नाटका को फर्दर फॉलो किया तेलंगाना ने 2nd पोजीशन पे और फिर 3rd पे था तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट टाइफून इज अ हैकिंग ग्रुप बैक्ड बाय विच कंट्री। वोल्ट टाइफून एक तरह का हैकिंग ग्रुप है जो कौन सी कंट्री में बेस्ड है आपको ये बताना है। तो ये एक चाइना बेस्ड हैकिंग ग्रुप है और हाल ही में इसने रिवील किया है कि ये जो हैकिंग ग्रुप है ये कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है जो कि पोटेंशियली डिसरप्ट कर सकता है क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिटवीन द यूएस एंड एशिया फ्यूचर क्राइसिस में। ठीक है, और वोल्ट टाइफून की अगर बात करेंगे तो ये एक्टिव है सिंस 2021 और इसने अब तक बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया है गुआम में, साथ ही यूएस में और भी बहुत सारी जगह पे। ठीक है, तो वोल्ट टाइफून एक हैकिंग ग्रुप है बैक्ड बाय द कंट्री चाइना। नेक्स्ट है द इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट एनवायरमेंट एंड हेल्थ साइंस एंड सर्विसेज इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ये प्लान कितने सालों के लिए इम्प्लीमेंट होगा आपको ये बताना है। तो ये जो प्लान है ये हाल ही में इंडोर्स किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने और टोटल ये 10 साल का प्लान है, मतलब 2023 से लेके 2033 तक। और इसका एम है हेल्थ सर्विसेज को बेसिकली इंटीग्रेट और स्केल अप करना। ठीक है, तो जो स्पीकर्स हैं एट 19th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस उन्होंने फिलहाल कंसर्न्स रेज किए हैं ओवर एक्सट्रीम हीट और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है ये 10 साल के लिए तैयार किया गया है, 2023 से लेके 2033 तक के लिए। मुरली श्रीशंकर हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मुरली श्रीशंकर जो है ये आजकल न्यूज में है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेयर इंडिया को बिलोंग करते हैं और हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023, जिसके लिए वेन्यू रखा गया था ग्रीस। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया है इस सीजन का अपना बेस्ट जंप, कितने का, 8.18 मीटर्स का, और इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर जेस्विन एल्ड्रिन को हराया है जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। ठीक है, फिर फाइनली इन्होंने सिल्वर क्लिंच किया है एट द एफर्ट ऑफ 7.85 मीटर्स। तो याद रखिएगा मुरली श्रीशंकर जो है ये लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड हैं और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में गोल्ड जीता है एट द इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023, जिसके लिए वेन्यू है ग्रीस। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर यहाँ पे रिवाइज करें तो फर्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये कहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में। तो वेन्यू आपसे पूछा जा सकता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए वेन्यू क्या है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। सेकेंड है बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब BCCI ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो एडिडास है ये अब से नया किट स्पॉन्सर रहने वाला है इंडियन टीम के लिए। फाइन, फिर साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी और हाल ही में ये कंक्लूड हुई है ईटानगर में। ठीक है, ईटानगर कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की, और इसमें इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। फिर इन सब बातों के अलावा नीरज चोपड़ा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये डिक्लेयर हो चुके हैं वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जैवलिन रैंकिंग। ठीक है, तो इस वजह से नीरज चोपड़ा भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च द सारथी प्लेटफॉर्म फॉर इजी POS ऑनबोर्डिंग ऑफ मर्चेंट। किस बैंक ने सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है फॉर इजी POS ऑनबोर्डिंग ऑफ मर्चेंट, तो ये है एक्सिस बैंक। पहली बार इसने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है और जिससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर और पॉइंट ऑफ सेल को ईजिली मर्चेंट्स अडॉप्ट कर सकेंगे। ठीक है, और सारथी जो है ये मर्चेंट्स को ऑफर करती है एक स्ट्रीमलाइंड और हेजल फ्री एक्सपीरियंस। साथ ही कुछ फीचर्स की अगर बात करें सारथी की तो है इसमें लाइक इमीडिएट स्टेटस अपडेट हो जाते हैं, फॉलो अप विजिट्स नहीं करने पड़ते हैं, साथ ही जो ट्रांजैक्शन है वो सेम डे हो जाता है जिस दिन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बस कि सारथी प्लेटफॉर्म किस बैंक का है, तो आंसर है एक्सिस बैंक। एक कैंपेन था जो कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और उस कैंपेन का नाम है 100 days 100 pays कैंपेन, राइट। और इसका काम क्या था, टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई करना और सेटल करना सभी बैंक में अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स विद इन 100 days। फाइन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 100 days 100 pays कैंपेन किसका है, तो याद रखिएगा RBI का। Japan approved additional sanctions against which country and banned the export to its military related organization। जापान ने एडिशनल सैंक्शन किस कंट्री के लिए अगेंस्ट अप्रूव कर दिए हैं और फाइनली इन्होंने एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है इनकी किसी भी मिलिट्री रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो जापान ने एडिशनल सैंक्शन इम्पोज कर दिए हैं रशिया के अगेंस्ट ओवर इट्स वॉर ऑन यूक्रेन। साथ ही इन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल्स के जो असेट्स हैं उनको टोटली फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है टू रशियन मिलिट्री रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो कैबिनेट अप्रूवल है वो ये शो करता है कि जापान भी G7 कंट्रीज के साथ है। मतलब लास्ट वीक जो हिरोशिमा में समिट हुई थी जिसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि सैंक्शंस को मेंटेन और स्ट्रेंथन किया जाएगा अगेंस्ट रशिया, तो जापान भी इसको टोटली अप्रूव कर रहा है। तो याद रखिएगा जापान ने सैंक्शंस लगाए हैं अगेंस्ट द कंट्री रशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड विच कॉइन टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा कॉइन हाल ही में रिलीज किया है जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हाल ही में बनी है उसके इनॉग्रेशन को मार्क करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया एक स्पेशल कममेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प और 75 रुपीज़ का कॉइन टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, और इन्होंने इस कॉइन और स्टैम्प को रिलीज किया एट द इनॉग्रेशन इवेंट जो कि हुआ था लोकसभा चैम्बर में नई बिल्डिंग के। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने 75 रुपीज़ का कॉइन जारी किया है।
और इसके अलावा नई दिल्ली में एक जनगणना भवन भी हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है। याद रखिएगा, ये ऑफिस रहेगा रजिस्ट्रार जनरल का और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है, विच बैंक टॉप्ड PSU lenders chart in profit and loan growth in financial year 23? तो स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये इमर्ज हुई है एज द टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर lenders in terms of loan and deposit growth in percentage term during 2022 to 23। और इसके अलावा बैंक ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट ग्रोथ अपने प्रॉफिट के टर्म्स में, जिसमें कि जो इनका बॉटम लाइन है वो ग्रो हुआ है विद ऑलमोस्ट 126%। और अगर हम वैल्यू टर्म्स में बात करेंगे तो 2602 करोड़ रुपीस एक साल के अंदर। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है PSU lenders चार्ट को इन प्रॉफिट एंड लोन ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर प्लास्टिक फॉल हैज बीन प्रेडिक्टेड इन विच इंडियन सिटी? दुनिया का पहला प्लास्टिक फॉल हाल ही में कौन सी सिटी में प्रेडिक्ट किया गया है? तो प्लास्टिक फॉल होता क्या है? ये एक तरह का वेदर फेनोमेना है जिसमें कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं ये बारिश की तरह नीचे आते हैं। और पहला प्लास्टिक फॉल हाल ही में प्रेडिक्ट किया गया है पेरिस सिटी के लिए। ठीक है, तो रिपोर्ट के मुताबिक इस सिटी में 40 to 48 किलोग्राम्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लास्टिक बिट्स डेली बेसिस पे डाउनपोर होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया का पहला प्लास्टिक फॉल कहाँ पे हो सकता है? मे बी पेरिस सिटी में। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कल के भी। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन कल के रह गए हैं तो इसी तरह हम आगे कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nusrat Sana signing off.